नमस्कार, रात 10 बजे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने आज नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में विधानसभा में नामांकन दाखिल किया गया। इधर जेसीसीजे की ओर से पूर्व मंत्री हरिदास भारद्वाज ने भी अपना नामांकन कराया। वहीं बाहरी उम्मीदवार के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस नेताओं के नामांकन दाखिल करने के पहले मुख्यमंत्री निवास में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मंत्रियों, विधायकों से दोनों प्रत्याशियों राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का परिचय कराया गया। साथ ही प्रत्याशियों के प्रस्तावक और समर्थक भी तय किए गए, जिसके बाद विधानसभा में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस को यहां पर 71 सीटों के साथ बहुमत है। दोनों प्रत्याशियों का राजनीति का लंबा अनुभव है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। भाजपा के नेताओं के बयान पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के तेलंगाना के एक व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया गया। निर्मला सीतारमण भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा गई हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी नेताओं का अलग नजरिया है। सीएम भूपेश ने कहा कि सही बात है कि अपेक्षा थी कि कैंडिडेट छत्तीसगढ़ से होगा, इस बार नहीं हुआ, अब अगली बार देखेंगे। कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है और अनेक राज्यों से कैंडिडेट भेजते रहे हैं। ये पहला उदाहरण नहीं है। ये बात सही है कि लोग अपेक्षा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के भी कोई कैंडिडेट जाए, तो इस समय नहीं हुआ, अगले समय करेंगे। नामांकन जमा करने के बाद दोनों प्रत्याशियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ की समस्याओं को राज्यसभा में उठाना उनकी प्राथमिकता होगी और केंद्र सरकार से बात करके समस्याओं का हल भी निकाला जाएगा। मेरा काम होगा कि छत्तीसगढ़ की समस्याएं, छत्तीसगढ़ के मुद्दे, छत्तीसगढ़ की जो जनता की समस्याएं, उनको पुरजोर तरीके से संसद में उठाना। जिन मुद्दों को हमारे लीडरान यहाँ के बोलेंगे, उनको हम लोग पूरे भरपूर जोश के साथ पार्लियामेंट में उठाने का काम। जेसीसीजे की ओर से प्रदेश के पूर्व मंत्री हरिदास भारद्वाज ने भी नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर विधायक रेणु जोगी, धर्मजीत सिंह, प्रमोद शर्मा और पूर्व विधायक अमित जोगी मौजूद रहे। 71 विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन जिस टाइप के उन लोगों ने किसी को भी नामांकित नहीं किए, तो क्या यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? इधर बीजेपी नेताओं ने बाहरी नेताओं को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर सरकार को घेरा। भूपेश बघेल जी केवल छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं। अब राज्यसभा से भी उनको 2 अपने सदस्य भेजना चाहिए था, लेकिन ये कोई बिहार के हैं तो कोई दिल्ली के हैं, तो ये कैसा छत्तीसगढ़ियावाद है? जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हमारा समाज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में ओबीसी समाज का सम्मान बढ़ा है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा चुनाव के लिए अंतिम दिन 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। 1 जून को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। 3 जून को नामांकन वापसी की तारीख है। अगर जेसीसीजे के प्रत्याशी हरिदास भारद्वाज का नामांकन पत्र सही पाया जाता है तो 10 जून को चुनाव मैदान में रहते हैं तो चुनाव की नौबत नहीं आएगी। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। चलिए बढ़ते हैं आगे। भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता 2 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक ली, साथ ही मीडिया से रूबरू भी हुए। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा की, तो दूसरी तरफ अपने ही लोगों से कोर्ट में स्टे लगाने का काम भी किया। यह बताता है कि प्रदेश की सरकार पूरी तरह से ओबीसी वर्ग विरोधी है। साथ ही कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद हर जगह ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण दिया गया और इस वर्ग के उत्थान के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में ओबीसी समाज का सम्मान बढ़ा है। आजादी के इतिहास में पहली बार 27 मंत्री कैबिनेट में ओबीसी समाज से बनाए गए। ओबीसी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए जो कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कोई भी दल नहीं कर रहा है। बाकी की जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, अपने परिवार में सिमटे हुए लोग हैं। रायपुर में बुधवार से शुरू होने वाले कांग्रेस के छत्तीसगढ़ नव संकल्प शिविर की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ आज शाम तैयारियों का जायजा लिया। इस नव संकल्प शिविर में उदयपुर नव संकल्प शिविर में लिए गए निर्णय एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का, कांग्रेस के मंत्री, सांसद, विधायक समेत सभी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।
IBC 24 संवाददाता राजेश मिश्रा ने तैयारियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से बात की। छत्तीसगढ़ में भी 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। ये कमल बहार का इलाका है, महेश्वरी भवन है, यहाँ पर इस शिविर का पूरा आयोजन किया गया है। इस शिविर में कांग्रेस के सांसद, विधायक मौजूद रहेंगे, जिला के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से तैयारियाँ यहाँ पर चल रही है, क्या क्या आयोजन यहाँ पर होंगे। आप तैयारियों के यहाँ पर जायजा लेने आए हैं, कौन कौन इसमें शामिल होगा, कितने लोग आएंगे, किस तरह की तैयारी यहाँ पर चल रही है? नव संकल्प कार्यशाला का 1-2 जून को यहाँ आयोजित होना है, जिसमें उदयपुर नव संकल्प शिविर के जो संकल्प पारित किए गए थे, जो कानून पारित किए गए थे संगठन के माध्यम से, उनको राज्यों में कैसे लागू करना है उस पर विस्तार से चर्चा होगी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय PL पुनिया जी, हमारे सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव जी, उल्का जी के साथ साथ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य, हमारे सम्मानीय विधायक, महापौर, जिला अध्यक्ष और जो विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होंगे और वृहद रूप में चर्चा होगी। कितने लोग इसमें होंगे, पूरे पदाधिकारी मिलाकर कितने लोग होंगे और कितने दिन तक ये चलेगी कार्यशाला? लगभग 300 हमारे सभी डेलीगेट्स आएंगे और 2 दिनों तक चलेगा। वृहद रूप में चर्चा होगी और हम छत्तीसगढ़ में उसको कैसे फॉलो करें उस पर भी। तो आपने सुना कि जो नव संकल्प शिविर है, छत्तीसगढ़ नव संकल्प शिविर, उसकी तैयारी यहाँ पर पूरी तरह कर ली गई है और अंतिम तैयारियों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। सीएम शिवराज और VD शर्मा की मौजूदगी में विश्वामित्र ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। इससे पहले वो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने फिर से सीएम शिवराज और VD शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। हम भाजपा में ही थे, उसी विचारधारा में थे, लेकिन जुड़े हुए नहीं थे, कोई पदाधिकारी नहीं थे। इनके साथ मैं सदैव रहा हूं और आगे भी रहूंगा। न कोई बदलाव था न बदलाव है। ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो उचित समय होगा उस समय उचित निर्णय करेगी। हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, हमारे वहाँ के संगठन के प्रभारी, हम सब लोग लगातार वो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए जब अवसर आएगा पार्टी का नेतृत्व जो उचित होगा वो काम करेगा, लेकिन कोई शर्त के आधार पर वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का अपना उनका परिवार है और उसी परिवार में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से इस बार 26 जिले अनारक्षित किए गए हैं, जबकि OBC वर्ग के लिए 4 जिले आरक्षित किए गए हैं। ST वर्ग को 14 जिले और 8 सीटें SC वर्ग को आरक्षित की गई है। भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए इस बार सिर्फ महिला ही चुनाव लड़ेंगी, जबकि ग्वालियर और इंदौर की सीटें SC वर्ग के लिए आरक्षित की गई है, जबकि जबलपुर ST वर्ग के लिए रिजर्व किया गया है। मध्य प्रदेश में नगरपालिका नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के 99 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के आरक्षण में 15 सीटें SC वर्ग को, जिसमें 8 महिलाओं के लिए, 6 सीटें SC वर्ग को, जिसमें 3 महिलाओं के लिए, और 28 सीटें OBC वर्ग के लिए, जिसमें 14 महिलाओं के लिए आरक्षित हुई है। वहीं प्रदेश में 35 नवगठित नगर परिषद समेत 298 सीटों के अध्यक्ष के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भी संपन्न हुई। इसमें अन्य पेशा वर्ग के लिए 73 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 48 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 27 सीटें आरक्षित है। चंबल अंचल में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां और टिकट के दावेदार अपनी तैयारियों में लगे हैं। सबसे पहले जो बड़ी चुनौती है वो पार्टी से टिकट लेने की है। बीजेपी के लिए भी इस बार टिकट वितरण आसान नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इस बार चंबल अंचल में 2 बड़े नेताओं पर उनके कार्यकर्ताओं को टिकट दिलाने का दबाव। ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों ही केंद्रीय मंत्री हैं और चंबल अंचल में आए इन दिनों इनके बीच अंदरूनी रस्साकशी की चर्चा बनी रहती है। अब कांग्रेस भी इस बात पर बीजेपी नेताओं के मजे ले रही है। नगरीय निकाय चुनाव है या पंचायत चुनाव है, ये आपसी संघर्ष जो है ये बिल्कुल स्पष्ट सतह पे ले आएगा भाजपा के, क्योंकि हर नेता चाहेगा कि उसके प्रत्याशी को टिकट मिले। तो इसी संघर्ष में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और उसका सीधा लाभ जो है कांग्रेस को मिलेगा। महाराज सिंधिया जी के साथ जो लोग आए हैं
उनको सम्मान, उनके जो टिकट की बात है उनके सम्मान में महाराज सिंधिया जी कभी कोई कमी नहीं आने देंगे, ऐसा आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो सिंधिया जी के लोग नहीं कहें, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो सब हमारे, और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समावेश किया जाएगा। जो जीतने वाले प्रत्याशी होंगे उन सभी को समावेश किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में गरीब कल्याण सम्मेलन को वर्चुअल संबोधित किया। इसके तहत रायपुर के सारागांव स्थित ICAR सेंटर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 1,500 किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु देसाई, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। राजनांदगांव के कार्यक्रम में पूर्व CM रमन सिंह मौजूद रहे। जिला पंचायत के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पीएम मोदी के 8 साल को रमन सिंह ने स्वर्णिम कार्यकाल बताया। महासमुंद में बीजेपी के महामंत्री प्रदीप चंद्राकर समेत सैकड़ों किसानों ने पीएम मोदी का उद्बोधन वर्चुअली सुना। वहीं खरोरा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। आगे देखते हैं बिग न्यूज। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा। मंदिर निर्माण के पहले चरण यानी चबूतरे का काम पूरा होने के बाद बुधवार से दूसरे चरण के तहत गर्भगृह के निर्माण का काम शुरू होगा। इस मौके पर गर्भगृह का पहला पत्थर स्थापित किया जाएगा। इस मौके पर CM योगी सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पहले गिरफ्तारी हुई है। पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड से मनप्रीत सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया और उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इससे पहले भी हत्याकांड मामले में देहरादून से 5 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स के प्रबंधन को लेकर राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति की निगरानी की जाएगी। साथ ही संक्रामक व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को 21 दिनों की निगरानी में रखा जाएगा। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने 9 जून तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने सोमवार को सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। बढ़ते आगे, बिलासपुर जिला प्रशासन सीएम भूपेश के दौरे के पहले सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर एक्शन में है। आज समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने गोधन न्याय योजना और खाद्यान्न वितरण के क्रियान्वयन में अनियमितता पाई। जहां बोदरी, बिल्हा, तखतपुर और कोटा के अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया गया। वहीं गोधन न्याय योजना के तहत वर्मी खाद का उत्पादन लक्ष्य से न्यूनतम है। साथ ही मई महीने में सामान्य और अतिरिक्त चावल के साथ साथ अप्रैल महीने का प्रति सदस्य 5 किलो के राशन वितरण में गड़बड़ी पाई गई, जिसमें 23 राशन दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जहां शहरी क्षेत्र में खाद्य विभाग और ग्रामीण क्षेत्र में SDM कार्रवाई करेंगे। इसमें कई दुकानों और सेल्समैन को सस्पेंड करने के साथ रिकवरी और FIR भी की जाएगी। बैतूल में गर्भवती महिला की मौत के बाद ससुराल और मायके पक्ष के बीच जिला अस्पताल परिसर में जमकर मारपीट हुई। मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने उसके ससुराल वालों पर दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाया और पानी में डुबाकर मारने का आरोप भी लगाया। पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत एडिशनल SP को कर मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े पुराने और बड़े व्यापारिक संगठन में एक बार फिर आपसी खींचतान दिखाई देने लगी है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने चेंबर के बायलॉज को बदलने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसका कुछ पुराने सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी के मुताबिक चेंबर के सदस्यों की संख्या जब 3000 थी और लगभग 20-30 व्यापारी संगठन ही चेंबर से जुड़े थे, लेकिन आज सदस्यों की संख्या 20,000 से ज्यादा हो गई और चेंबर से जुड़ने वाले व्यापारिक संगठनों की संख्या भी 150 से ज्यादा हो गई। लिहाजा अब चेंबर के बायलॉज को बदलने की जरूरत महसूस की जा रही है। उधर चेंबर के पुराने सदस्य और पूर्व पदाधिकारी राजेश वासवानी ने सारी प्रक्रिया को गलत बताते हुए चेंबर अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगाया। अभी लाइफ मेंबर जो हो गए हैं 20,000 के प्लस हो गए हैं और लगभग 150 एसोसिएशन जुड़े हुए हैं। तो आज के परिस्थिति में कैसा उसमें चेंजेस आना चाहिए, जो
प्रैक्टिकल हो आज के वातावरण के हिसाब से, उस प्रकार से उसमें चेंजेस की जो भी गुंजाइश है उसको पूरा संविधान संशोधन कमेटी उसको बना रही है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के कुछ पहले के बायलॉज बने हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उनमें लिखी हुई है, उनको ठीक से उन्हें पढ़ना चाहिए। लेकिन ये चुनाव जीतने के बाद आम व्यापारियों के साथ जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं या विपक्ष के साथ जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, एकता पैनल से जो विजय हुए थे उपाध्यक्ष और मंत्री, उनको हटा के उन्होंने नए अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्री घोषित कर दिए। ये कहाँ का तरीका है? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय यानी आरएसयू की आगामी सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में कराने की तैयारी है, लेकिन समय सारणी जारी नहीं होने की वजह से असमंजस की स्थिति भी बनी है। दरअसल वार्षिक परीक्षाओं के दौरान सत्र 2021-22 में शासन के आदेशानुसार सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित कराई जानी है। सभी विश्वविद्यालय आदेश का पालन कर रहे हैं। कुछ विश्वविद्यालयों ने परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए समय सारणी भी जारी कर दी। जैसा कि वार्षिक परीक्षाओं के लिए आदेश निकला था कि उन सभी की परीक्षाएं ऑनलाइन पद्धति से कराया जाए, क्योंकि सारी जो क्लासेस चली है वो ऑनलाइन चली है, तो हमारी फिर से ये मांग है कि सेमेस्टर की जो क्लासेस चली वो भी अधिकतर ऑनलाइन ही चली है। तो इस बार परीक्षा जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की तर्ज पर कराई जाए और परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से आयोजित कराई जाए। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को के पर्पस को लेकर चल रहे हैं, और राज्य शासन का जो पुराना आदेश है उसमें लिखा हुआ था कि 6 परीक्षाएँ जो होंगी सत्र 21-22 की वो ऑनलाइन पब्लिक ब्लेंडेड मेट में होगी करके, और हमने एक पत्र जरूर शासन को भेजा हुआ है कि इसके बारे में हमको मार्गदर्शन प्रदान करें करके। फिलहाल तो उसी पत्र के अनुसार से कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।